देखो बेटा, एटॉमिक रेडियस की बात करें अपन, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, पूरी पीरियोडिकली किस टाइप से चेंज होगी उसकी अपन आज बात करेंगे। ठीक है, एटॉमिक रेडियस अपन पहले भी देख चुके हैं एक बार, तो बता देना एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर याद है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वहां पे मैंने तुम्हें एक एटम का जो रेडियस होता है बेटा किसके ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है किसके ऑर्डर का होता है बेटा, 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। याद है तुम्हें ये वाली बात? ओके, नाउ कि एटॉमिक रेडियस को अपन डिफाइन किस टाइप से करेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे कि एटॉमिक रेडियस किस टाइप कितने टाइप की होती है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा, एक एटम जो होता है उसमें न्यूक्लियस होगा सेंटर पे, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस, राइट, उसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या मोनो सेल्स होते हैं। ओके, तो सबसे आउटर मोस्ट शेल इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, वैलेंस शेल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या बेटा कि रेडियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू दैट द रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट शेल, बोल सकता हूँ कि आउटर मोस्ट शेल की जो रेडियस होगी वो एटम होगी, या फिर मैं बोलूं कि एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है किसके इक्वल होगा बेटा, किसके इक्वल होगा, एटॉमिक रेडियस के इक्वल होगा। अब मैं बात करता हूँ बेटा ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, है ना। ये अपन ये तो डिफरेंट सेल्स ड्रॉ करके दिखाया बेटा, एक्चुअल में एटम को ड्रॉ कैसे करते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड वो रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली 95%, उसको अपन ऑर्बिटल बोलते हैं, राइट। ओके, तो क्या मैं ये वाला वो रीजन है बेटा, ये और लास्ट पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ बेटा कि एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अरे वो लास्ट पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस के एटॉमिक रेडियस होगा। क्या इस टाइप से मैं एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कर सकता हूँ बेटा, कर सकता हूँ ना। तो एटॉमिक रेडियस की को डिफाइन किस टाइप से किया तुम लोगों ने कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज द एटॉमिक रेडियस। मैं ऑर्बिटल वाली डेफिनेशन का यूज करके बोलूं तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी बेटा कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज द एटॉमिक रेडियस। हाँ या ना? अब देखना बेटा कि ये डेफिनेशन तुमने बहुत आसानी से डिफाइन कर दी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एटॉमिक रेडियस होगा। बट इस डेफिनेशन का यूज करके अपन एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर मैं बोलूं इस कंसेप्ट के बेसिस पे अपन एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बात करें, ओके, क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते उसकी बात करें बेटा। देखिए इसको तो बड़ा ध्यान से देखना। पहली बात तो बेटा एटम की रेडियस देखो किसके ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻10 मीटर की होती है। ये कोई बहुत मतलब कि मेजरेबल डिस्टेंस नहीं कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तुमने निकाल लिया वो डिस्टेंस होगा, कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। लेकिन बेटा कैलकुलेट कैसे करेंगे, एटम की रेडियस देख रहे हो किसके ऑर्डर की होती है बेटा, 10⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना बेटा क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है। एक डिफिकल्टी, दूसरी डिफिकल्टी बताओ बेटा, दूसरी डिफिकल्टी ये हो जाएगी कि एटम्स डज नॉट हैव शार्प बाउंड्रीज। एटम की जो बाउंड्रीज है वो शार्प बाउंड्रीज नहीं होती है। ओके, तो एग्जैक्टली तुम बता नहीं सकते ना बेटा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली यहाँ पे वो तुम नहीं बता सकते ना बेटा, कि तुमने पता है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन करना भी काफी डिफिकल्ट है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यस और नो। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन निकालना भी तो काफी डिफिकल्ट टास्क है बेटा। तो ध्यान से सुनना, जो डेफिनेशन तुमने डिफाइन किया ना कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज द, बट इस डेफिनेशन का यूज करके एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। नंबर वन डिफिकल्टी, साइज ऑफ एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल। नंबर टू क्या बेटा, एटम्स डज नॉट हैव शार्प बाउंड्री। नंबर थ्री बेटा
एटम्स ना बेटा आइसोलेटेड स्टेट में प्रेजेंट ही नहीं होते, एक एटम सेपरेटली प्रेजेंट ही नहीं होता, मोस्ट ऑफ द एटम्स किसी फॉर्म में रहते हैं बेटा, इन द कंबाइंड फॉर्म, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो एटम्स है वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं बेटा, कंबाइंड फॉर्म मतलब वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं, वो कंपाउंड्स की फॉर्म में रहते हैं, मतलब वो एग्रीगेटेड फॉर्म में रहेंगे, दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन रह के रहते हैं, ठीक है। सिर्फ नोबल गैस ऐसी होती है बेटा जो कि कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं बनाती, बाकी पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स है कौन से स्टेट में रहेंगे, कंबाइन स्टेट में। तो सुनना बेटा ध्यान से, एटॉमिक रेडियस जो कैलकुलेट की जाती है वो अपन कंबाइन स्टेट में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो बेटा कि कोई भी दो एटम है जो आपस में कंबाइन हो रखे हैं कैसे भी, ठीक है, तो पता है बेटा कि कम एटम की जो रेडियस है वो अपन कंबाइन स्टेट में कैलकुलेट करेंगे। अब मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, कि दो एटम जो आपस में कंबाइन होकर रखे हैं बेटा, उनके न्यूक्लियस के बीच का, दो एटम जो आपस में कंबाइन होकर रखे हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे अपन एटम्स की रेडियस निकालते हैं, ठीक है। तो बेटा इन कंबाइंड स्टेट द एटॉमिक रेडियस इज कैलकुलेटेड बाय measuring the distance between the nucleus of two nearest atoms. ओके, अब मैंने तुम्हें एक बात बोली बेटा कि जो एटॉमिक रेडियस होती है उसको अपन कंबाइंड स्टेट में कैलकुलेट करते हैं, जो एटॉमिक स्टेट होती है उसको अपन कंबाइंड, जो एटॉमिक रेडियस होती है उसको अपन कंबाइंड स्टेट में कैलकुलेट करते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप के एटम्स डिफरेंट तरीके से कंबाइन होते हैं। जैसे दो मेटल एटम्स है बेटा, वो मेटेलिक बॉन्ड बनाए, अगर दो मेटल एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बेटा, वो मेटेलिक बॉन्ड। एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड आएगा, ठीक है। और एक दोनों ही अगर नॉन मेटल के एटम है वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो जिस टाइप से एटम्स डिफरेंट तरीके से कंबाइन हो सकते हैं उसी के बेसिस पे अपन डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई डिफाइन करेंगे, करे बेटा बात। तो एटम्स की रेडियाई है अपन डिफरेंट टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, जैसे कोवेलेंट रेडियस, क्या बेटा मेटलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, एंड नोबल गैसेस के लिए अपने अलग टाइप की रेडियस पढ़ेंगे जिसको अपन बोलेंगे वॉन डर वाल रेडियस। क्लियर है? तो क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में आई कि एटम्स की जो रेडियस होती है वो अपन जो डिफाइन किए तुमने उस टाइप से कैलकुलेट नहीं कर सकते। एटम्स कंबाइन फॉर्म में रहते हैं तो एटॉमिक रेडियस कंबाइन फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। कैसे? जब एटम्स कंबाइन स्टेट में तो दो नियरेस्ट एटम उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। दो नॉन मेटल के एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन होता है तो नॉन मेटल्स के लिए कौन सी रेडियस डिफाइन की जाती है बेटा, दो नॉन मेटल के आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मैं बोलूं कोवेलेंट स्पीसीज या फिर नॉन मेटल्स के लिए अपन कौन सी रेडियस डिफाइन करते हैं बेटा, कौन सी रेडियस डिफाइन करते हैं, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करते हैं। ओके, सुनो बेटा, जो दो नॉन मेटल के एटम्स होते हैं ना वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो नॉन मेटल्स के लिए जनरली अपन कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। मेटल्स के लिए कौन सी रेडियस डिफाइन करेंगे बेटा, मेटेलिक रेडियस, ठीक है। और एक मेटल और एक नॉन मेटल का एटम कंबाइन हुआ है तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो उनके लिए आयनिक रेडियस की बात करेंगे अपन, ओके। और जो नोबल गैसेस होती हैं बेटा उनके लिए अपन वॉन डर वाल रेडियस की बात करेंगे। वॉन डर वाल बोला गया, ये अपन जब डिटेल में बात करेंगे तब कर लेंगे, ठीक है। तो कंबाइंड स्टेट में एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट की जाती है, कितने टाइप की हो जाएगी बेटा, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वॉन डर वाल रेडियस एंड आयोनिक रेडियस, ओके। वन बाय वन करके अपन एक एक को स्टडी करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट याद रखना बेटा कि कंबाइंड स्टेट में रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, चाहे वो किसी भी टाइप की, दो नियरेस्ट एटम या बोलूं एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करके अपन रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा कोवेलेंट रेडियस की। बात करें कि कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। कोवेलेंट रेडियस की अगर मैं बात करूं तो किस टाइप से इसको डिफाइन किया गया है बेटा, देखते हैं इसको, राइट। एक सेकंड, कोवेलेंट रेडियस किसके लिए डिफाइन करेंगे बेटा, नॉन मेटल्स के लिए जनरली इसको डिफाइन किया जाता है। अब किस टाइप से डिफाइन किया है बताओ बेटा, ध्यान से इसकी डेफिनेशन सुनना बेटा। कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज द half of the distance, defined as the half of the distance between the nucleus of two atoms bonded by the covalent bond. फिर से सुनना, defined as the half of the distance between the nucleus of
टू एटम्स बॉन्डेड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उन्हीं उसका हाफ ही क्या होगा बेटा, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। आई थिंक सबको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए दो एटम आपस में क्या करते हैं बेटा, ओवरलैप करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए दो एटम क्या करते हैं बेटा, अपना कुछ रीजन ओवरलैप करवाएंगे, ठीक। तो दो एटम है बेटा जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, एटम को अपन स्फेरिकल कंसीडर करते हैं बेटा, तो वो इस टाइप से ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये इस एटम का न्यूक्लियस हो जाएगा, ये इस वाले एटम का न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगी बेटा, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या नाम देंगे इसको, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ओके। क्या बोलेंगे इसको अपन, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ओके। तो बताओ बेटा, अगर इसको मैं बोलूं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी, तो व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगी बताओ, कोवेलेंट रेडियस इक्वल टू आएगा तुम्हारे पास हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन नाम देंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो कोवेलेंट रेडियस इक्वल टू द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, राइट, ओके। ये तुम बोल सकते हो बेटा कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स बॉन्डेड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ या ना। समझ में कोवेलेंट रेडियस को किस टाइप से डिफाइन करेंगे अपन, दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसी का हाफ क्या होगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ या ना, सॉरी कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है बेटा, सिंपली समझ में आया कि that half of the distance between the nucleus of two atoms bonded by the covalent bond is the covalent radius, okay। लेकिन एक पॉइंट सोचना बेटा कि ये जो दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ये सिमिलर भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट, सेम भी हो सकते हैं। जैसे मान लो बेटा H2 मॉलिक्यूल है, तो दो H एटम जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तब H2 मॉलिक्यूल बनेगा, राइट। लेकिन जब HF बनेगा ना बेटा, HF, ये कैसे फॉर्म होगा बताओ, जब एक H एटम और दूसरा फ्लोरीन एटम बॉन्ड बनेगा, राइट, दोनों एटम अलग अलग हो गए। एक सेकेंड, ठीक है, तो देखो ना बेटा, समझ में आया तुमको ये वाला पार्ट, ओके। लेकिन दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों केस में कोवेलेंट रेडियस को कैलकुलेट करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है बेटा, ठीक है। तो एक बार अपन कैसे करते हैं बेटा, अगर दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं बेटा वो सेम एटम है तो अपन बोलेंगे होमोन्यूक्लियर, दोनों का न्यूक्लियस क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। जैसे मान लो बेटा दो ए एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के A2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब उसमें ए और ए एटम एक कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारे पास ये ए एटम हो गया, ये दूसरा एग्जैक्टली सेम ए एटम्स हो गया बेटा, तो ये इसका न्यूक्लियस, इस वाले एटम का न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, ये डी, इसको बोलेंगे बेटा DA, मतलब टू ए एटम्स की न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, और डीए तुम्हें क्या बताएगा बेटा, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, ओके। तो बताओ कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगी, द कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्लियर है। द कोवेलेंट रेडियस ऑफ सर तो वो a minus a ए माइनस ए नहीं है बेटा, डी डे से कि दो ए एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, समझ में आया, दोनों सेम एटम, हाँ दोनों सेम एटम है, ए मतलब सेम एटम्स, ठीक है, और एक ए अलग एटम तो क्या लिखता है, ए बी, राइट, टू एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, ओवरलैपिंग से, दो ए डी ए का मतलब है दो ए एटम्स की न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है बेटा, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, समझ में आया। अगर दोनों सेम एटम हुए तो क्या करोगे बेटा, दोनों के न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है उसका हाफ उसकी कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लो ए बी मॉलिक्यूल है जिसको अपन बोलेंगे हेटेरोन्यूक्लियर, बात करें ये सुनो, ठीक है। तो एक ए बी मॉलिक्यूल है बेटा, तो दोनों अलग अलग एटम हो गए बेटा, ए बी बॉन्ड, मतलब एक ए एटम और बी, दोनों नॉन मेटल के हैं लेकिन दोनों अलग अलग एटम है बेटा, जैसे HF हो गया, HCl हो गया,
ठीक है, इस टाइप के मॉलिक्यूल बेटा जैसे H2, F2, Cl2, Br2 सारे इस टाइप के, मतलब HF, HCl, समझ में आया? ओके, तो देखना बेटा, एक A एटम है, फिर दूसरा तुम्हारे पास एटम है जो अलग है, सेम नहीं, ये B एटम है, ठीक है। तो इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये A का न्यूक्लियस है, B का न्यूक्लियस, तो इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ बेटा, ये वाली, इसको क्या नाम देंगे बेटा, DAB। DAB को बोलोगे बेटा तुम A और B के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, जिसको तुम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोलते हो, पता है बेटा, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को तुम क्या भी बोल सकते हो, लेंथ ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। कि DA क्या है बेटा, दो A एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस या फिर A बॉन्ड की लेंथ। DAB क्या होगा बेटा, A और B के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस या फिर AB बॉन्ड की लेंथ, ठीक है ना। अब तुम्हें ये DAB कैलकुलेट करना है, कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, DAB का हाफ। अरे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ही क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस, लेकिन तुम्हें ये DAB कैलकुलेट करना है, तो A और B अलग अलग एटम है बेटा, तो DAB कैसे निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो DAB निकालने के लिए दो कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन बेटा कि A और B की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, A और जो B है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कंसीडरेबल है, मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है ना। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड जो तुम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ओके। पीरियोडिक टेबल में अपन आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इन डेप्थ स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी तुम सर टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स होता है, गेन इलेक्ट्रॉन है, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए वो जो होती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब सिंपली क्या समझना है तुम्हें बेटा, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक एटम की बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कंसीडरेबल है तो DAB का फॉर्मूला होता है बेटा, DAB इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 मोड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। मोड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, B माइनस ए करो चाहे A माइनस बी करो, है ना। इसको x से भी डिनोट कर सकता है, ऐसा फॉर्मूला भी तुम्हें मिल सकता है कि DAB इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 इनटू XA माइनस XB। बोल देगा कि ये क्या है बेटा, तुम्हारे पास x जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, और XB क्या है तुम्हारे पास बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना बेटा, इसमें ये तो समझ में आया बेटा, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B। तो DAB निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू, तुम्हें RA एंड RB, RA क्या है बेटा, RA इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ A, कोवेलेंट रेडियस ऑफ A किसमें होगी बेटा, इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। RB क्या हो जाएगा बेटा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ B, किसमें बेटा, इन एंगस्ट्रॉम। या तो बेटा तुम्हें क्वेश्चन जब आएगा तो RA एंड RB की वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली गिवन होगी, लेकिन मान लो तुम्हें RA गिवन नहीं है बेटा, तुम्हें A बॉन्ड की लेंथ गिवन है DA और तुम्हें DB भी गिवन है, कोई बता सकता है बेटा RA और RB कैसे निकालेंगे, एनीवन? अगर तुम्हें A बॉन्ड की लेंथ गिवन है, तुम्हें BB बॉन्ड की लेंथ गिवन है, तो RA और RB कैसे निकालेंगे? सिंपली RA क्या है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ A, क्या हो जाएगा बेटा, A डिस्टेंस का हाफ, RB क्या है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ B, क्या हो जाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, तो RA क्या हो जाएगा बेटा, RA इज इक्वल टू DA/2 और RB क्या हो जाएगा बेटा, DBB/2। तो अगर तुम्हें RA एंड RB डायरेक्टली गिवन है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन तुम्हें इस टाइप से नहीं गिवन है तो क्या पुट करोगे बेटा तुम, DA/2 और DBB/2। समझ आया? आया ना? क्लियर है बेटा? ध्यान से सुनना बेटा, RA इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ A, RB इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ B। हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्टली ये गिवन हो, या फिर तुम्हें क्या बोलेगा बेटा कि A बॉन्ड की लेंथ इतनी है, BB बॉन्ड की लेंथ इतनी है, तो वहां से तुम निकाल सकते हो ना बेटा। अगर बॉन्ड लेंथ गिवन है तो रेडियस क्या होती है बेटा, बॉन्ड लेंथ का हाफ,
या फिर बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बेटा दो एटम्स ए और बी आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो उस बॉन्ड की लेंथ डीएबी क्या हो जाएगी बेटा, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ बी, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, दो ऐसे एटम अगर बॉन्ड बनाते जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस ज्यादा है, तो बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस। अरे कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, डीएबी का हाफ, डीएबी क्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसको तुम बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हो, इसका हाफ कोवेलेंट रेडियस होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा हुआ आइटम्स में, तो बेटा डीएबी क्या होगा, कम, कोवेलेंट रेडियस भी क्या आएगा, कम। तो अगर दो ऐसे एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है, तो बेटा उस बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, यस और नो, ओके। ठीक है बेटा, तो देखो कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए और आरबी क्या कोवेलेंट रेडियस, समझ में आया ना बेटा। सेकंड केस बेटा, ये जो दो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है और वो कोवेलेंट बॉन्ड बने, तो उनकी कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा, अगर ए और बी दोनों अलग अलग एटम, राइट, बट उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है बेटा, एक्सट्रीमली स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये दोनों सेम हो तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। तब डीएबी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बेटा बहुत स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो डीएबी क्या हो जाएगा बताओ बेटा, डीएबी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, हाँ है ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ही कम है, तो आर ए क्या है बेटा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी डी ए बाई टू, और आर बी क्या हो जाएगा बेटा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी, जिसकी वैल्यू डी बी बी बाई टू, ठीक है। इसको तुम दो ए एटम्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर ए बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हो, इसको बीबी बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हो, ठीक है। समझ में बेटा सबको कोवेलेंट रेडियस, है ना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेटा नंबर 4, मेटलिक रेडियस। बात करें बेटा मेटलिक रेडियस की, कि किस टाइप से इसको डिफाइन किया जाता है। मैंने तुम्हें सबसे पहले ही बोल दिया बेटा कि कंबाइंड स्टेट में एटॉमिक रेडियस, चाहे वो कोवेलेंट हो, चाहे वो मेटेलिक हो, चाहे वो आयनिक हो, चाहे वो वन रोल हो, किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं बेटा, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये अपन पहले इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद अपन उसका हाफ करके रेडियस निकालेंगे। मेटलिक रेडियस को किस टाइप से डिफाइन किया जाता है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। मेटल्स कौन से स्टेट में रहते हैं बेटा, अगर Hg को छोड़ दे तो वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, बाकी सब मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं बेटा, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं, मेटल के जो एटम्स होते हैं, उनकी क्या होती है बेटा, क्लोज पैकिंग, ओके। सॉलिड स्टेट में बेटा किसी मेटर की सॉलिड स्टेट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज रहते हैं, जिसको अपन नाम देते हैं बेटा लैटिस, ठीक है बेटा। सॉलिड में मेटलिक लैटिस क्या होता है, सुनना ध्यान से बेटा। मेटलिक लैटिस किसको बोलते हैं, कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, उसको अपन बोलते हैं बेटा मेटलिक लैटिस, ठीक है। तो मैं बोलूं बेटा कि मेटल में इस टाइप से एटम्स की क्लोज पैकिंग होगी, राइट, एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, हाँ है ना, ओके। अब देखिए बेटा मेटलिक रेडियस को डिफाइन किस टाइप से किया जाता है, मेटलिक रेडियस इज डिफाइंड एज द half of the distance between the nucleus of two adjacent atoms in the closely packed metallic lattice। ये तुम्हारे पास जो मेटलिक लैटिस है बेटा क्लोजली पैक्ड, इसमें टू एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा डी, उसी का हाफ क्या होगा बेटा, मेटलिक रेडियस, हाँ, ठीक है। तो बेटा मेटल में जो दो एडजेसेंट एटम्स या मैं बोलूं जो एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस, जिसको तुम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोल सकते हो बेटा, ये एक मेटल एटम, ये एक मेटल एटम, ठीक है, इन दोनों की न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का बोलूंगा डी है। तो मेटलिक रेडियस आर एम इसको हो जाएगा बेटा हाफ ऑफ द क्या बेटा डिस्टेंस between the
nucleus of two adjacent atoms in the closely packed metallic lattice. ठीक है, क्लियर है बेटा कि दो तुम्हारे पास डीएमएम तो कोवेलेंट आयरन तुम्हारे पास मेटलिक लेटिस हो जाएगा DMM/2. समझ में आया बेटा कि मेटलिक लेटिस में जो दो नियरेस्ट एटम्स आपस में क्लोजली पैक्ड है तो उनके न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है बेटा, ठीक है, उसका हाफ ही क्या होगा बेटा, उसका हाफ ही क्या होगा, मेटलिक रेडियस. अब देखना बेटा, ये देखो ये एक एटम की रेडियस और ये दूसरे एटम की रेडियस है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2r. देखो बेटा तुम्हारे पास जो डीएमएम है वो कितना हो जाएगा बेटा, ये rm बेटा एटम की डिस्टेंस को बोलूं मैं rm, ये भी क्या हो जाएगा rm, तो 2rm ना, तो तुम्हारे पास यहाँ से rm क्या आ जाएगा बेटा DMM/2. समझ में आया ऐसा? ओके, क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा कि मेटलिक रेडियस जो rm होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है एटॉमिक रेडियस के. जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि कोवेलेंट रेडियस ना बेटा, कोवेलेंट रेडियस एटॉमिक रेडियस से थोड़ी छोटी होगी. क्यों? देखना बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, ओवरलैपिंग से बनता है, राइट? ओके, और तुमने कोवेलेंट रेडियस क्या बोला है बेटा कि इन दोनों एटम की न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है उसका हाफ कोवेलेंट रेडियस हो गया है ना. तो बताओ बेटा कि ये डिस्टेंस 2r है क्या, ये डिस्टेंस 2r से कम है ना. दोनों एटम एक दूसरे को टच करते हैं ना, दोनों एटम इस टाइप से एक दूसरे को टच करते हैं तब उनके बीच की डिस्टेंस 2r होती और उसका हाफ r हो जाता, जैसे कि यहाँ पे हुआ, राइट है ना. तो बेटा जो मेटेलिक रेडियस होती है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है एटॉमिक रेडियस के. जो कोवेलेंट रेडियस होती है ना वो एटॉमिक रेडियस से क्या होगी बेटा, कम होगी थोड़ी सी. समझ में आया ना क्यों, क्योंकि इस इसका हाफ करके निकालो बेटा, एटॉमिक रेडियस से कम ही आएगा ना. ये सुनो, अगर ये 2r होती ना बेटा तब जाके एटॉमिक रेडियस की इक्वल आता, लेकिन 2r से कम है तो रेडियस से कम आएगा. ध्यान से सुनना बेटा, अगर तुमसे मैं ये पूछूं कि कोवेलेंट रेडियस और मेटलिक रेडियस का ऑर्डर बताओ तो बड़ी कौन सी होगी बेटा, मेटलिक रेडियस. समझ में आया ना कैसे, कोई दिक्कत इसमें? और मेटलिक रेडियस डिफाइन किसके लिए करेंगे उसमें डाउट नहीं है ना, मेटल्स के लिए डिफाइन करेंगे. ओके, नाउ अभी अपन बात करेंगे बेटा वॉन डर वाल रेडियस. ठीक है, बात करें वॉन डर वाल रेडियस क्या होते हैं. तो वॉन डर वाल रेडियस का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफाइन किया जाता है फॉर द नोबल गैसेस. ठीक है, या फिर अपन मोलिकुलर स्पीसीज जो होती हैं उनके लिए वॉन डर वाल रेडियस डिफाइन करते हैं. तो वॉन डर वाल रेडियस मेनली किसके लिए डिफाइन किया जाता है बेटा, फॉर द नोबल गैसेस. उनके लिए अलग से रेडियस क्यों डिफाइन की बेटा, क्योंकि जो नोबल गैसेस है ना बेटा, जो नोबल गैसेस होती हैं वो जनरली कंबाइन फॉर्म में नहीं रहती बेटा. हीलियम नियोन ऑर्गन का आज तक एक भी कंपाउंड नोन नहीं है. क्रिप्टोन एंड जिनोन के फिर भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स मिले, लेकिन हीलियम नियोन और ऑर्गन का आज तक कोई भी कंपाउंड आइसोलेट नहीं किया गया है. मतलब वो एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे, है ना. तो किस टाइप से डिफाइन करते हैं बेटा, तो वॉन डर वाल रेडियस, von Neumann radius is defined as the half of the distance between the nucleus of two non-bonded isolated atom. क्योंकि देखो बेटा नॉन बॉन्डेड क्यों, क्योंकि नोबल गैस के एटम बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे. ठीक है, तो वो दूर दूर रहेंगे बेटा. तो दो नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम मतलब अलग अलग एटम जो है कंबाइंड स्टेट में नहीं होते, नॉन मेटल के एटम आइसोलेटेड अलग अलग रहेंगे. तो उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ क्या होगा बेटा, क्या होगा, वॉन डर वाल रेडियस. देखना बेटा बताता हूँ. जैसे मान लो बेटा ये तुम्हारे पास एक हीलियम एटम है यहाँ पे और इसका नजदीकी हीलियम एटम है यहाँ पे. ठीक है, तो इनके आपस में बॉन्ड नहीं बनाते बेटा, ये फ्रीली कंबाइन नहीं होंगे, दूर दूर रहेंगे. तो इनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस जो है ये वाले डी. तो वॉन डर वाल रेडियस बेटा क्या होगा, D/2. समझ में आया? तो बताओ बेटा वॉन डर वाल रेडियस क्या आएगी सबसे ज्यादा. अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा सबसे ज्यादा कौन सी होगी, वॉन डर वाल रेडियस. उसके बाद कौन सी आएगी बेटा, मेटलिक जो कि ऑलमोस्ट एटॉमिक के इक्वल होती है. उसके बाद में कौन सी आएगी बेटा, कोवेलेंट रेडियस. हाँ या ना? ठीक है,
वोन डोल रेडियस बेटा मोलिक्यूल्स के लिए भी कैलकुलेट की जाती है। जैसे मान लो 2s2 मोलिक्यूल्स बेटा, 2s2 मोलिक्यूल्स, तो वहां पे अपन कैसे वोन डोल रेडियस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं? तो ये एक s2 मोलिक्यूल हो गया बेटा, देखना ध्यान से, ठीक है, ये एक s2 मोलिक्यूल हो गया और ये एक s2 मोलिक्यूल हो गया। तो दो मोलिक्यूल्स के बीच में बेटा, वोन डोल साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने वोन डोल फोर्सेस की डिस्कवरी की थी, उसको डिफाइन किया था। तो देखना बेटा, दो मोलिक्यूल्स के बीच में भी वोन डोल फोर्सेस होते हैं। तो देखो बेटा, वोन डोल रेडियस की टू, जो दो मोलिक्यूल्स हैं, दो डिफरेंट मोलिक्यूल्स के जो नियरेस्ट एटम्स है बेटा, जो कि अलग अलग मोलिक्यूल से बिलोंग करते हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ। मोलिक्यूल्स के लिए भी वोन डोल रेडियस डिफाइन की जा सकती है, क्योंकि मोलिक्यूल्स के बीच में वोन डोल फोर्सेस होते हैं। वोन डोल फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे इनको डिफाइन किया, कितने टाइप के होते हैं, ये सब बातें अपन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि वोन डोल रेडियस को डिफाइन किसके लिए किया गया और कैसे किया गया, ठीक है। तो वोन डोल रेडियस किसके लिए डिफाइन करते हैं बेटा? नोबल गैसों के लिए, राइट। होती क्या है बेटा कि टू नॉन बॉन्डेड और जो आइसोलेटेड नोबल गैस के एटम्स है, तो नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड नोबल गैस के एटम्स है, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, वो वोन डोल रेडियस होगा। समझ आया? एड आउट में कोवेलेंट रेडियस, मेटलिक रेडियस और वोन डोल रेडियस को पढ़ा। सिंपली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करके वो कैलकुलेट किया जाता है। ओके, न्यूमेरिकल पूछेगा तो कोवेलेंट रेडियस के फॉर्मूले पे पूछेगा, वरना इन पे जनरली न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जो अभी करंट में अपन, तुम्हें पता है बेटा कि जो बोन लेंथ होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन यूज करते हैं, ठीक है। जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ होती है, अरे कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ पता लगी तो उसका हाफ ही क्या डिफाइन करते हो? कोवेलेंट रेडियस, राइट। तो अभी जो एटॉमिक रेडियस होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन रेडिएशंस यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके अपन एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कुछ मेथड जैसे एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एक्स-रे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्शन, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं जो प्रेजेंट में अपन एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। एनएमआर, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड्स, इनका यूज करके अपन एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस को डिफाइन किस टाइप से किया वो मैंने तुम्हें बताया, कंबाइंड स्टेट में कैलकुलेट करते हैं। नाउ एटॉमिक रेडियस इज द पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। आई थिंक सबको पता है कि पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, एक चेंज जो एक सर्टेन एंड रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो, राइट। पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्लियर है ना सबको? बट एक पर्टिकुलर थिंग जो एक सर्टेन और रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होगी। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि संडे के बाद संडे का आना, कि हर एक 6 डेज के बाद संडे रिपीट होता है, ठीक है। 6 डे का इंटरवल और फिक्स है कि हर 6 डे के बाद संडे आएगा, है ना। तो एक इंटरवल के बाद फिर से संडे आता जाता है ना, तो संडे का आना, हर बार संडे का आना क्या है बेटा? पीरियोडिक। अभी अक्टूबर चल रहा है, हर 11 मंथ बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा वो कौन सा होगा? अक्टूबर होगा। तो क्या है बेटा? अक्टूबर का आना पीरियोडिक। तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद चीजों का रिपीट हो जब होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होगी इसको अपन बोलेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, राइट। तो एटॉमिक रेडियस ना बेटा, पीरियोडिक टेबल में एटम्स की रेडियस जो है वो पीरियोडिक वेरिएशन शो करती है, कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम एटॉमिक रेडियस वाले सेम टाइप के एलिमेंट रिपीट होंगे। तो बात करें बेटा कि एक पीरियड में अपन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस का क्या होगा, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस का क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट बेटा, इन जनरल अगर पीरियोडिक टेबल में पता है ना, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको अपन बोलते हैं क्या बेटा? पीरियड। और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में अगर एक पीरियड में तुम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, एक पीरियड में अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे बेटा, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी। पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एलिमेंट की जो रेडियस है वो डिक्रीज होती जाएगी। लॉजिक सुनना बेटा, क्यों? इससे पहले मैंने तुम्हें जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वो थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। क्या थी बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यस और नो? हाँ या ना? इससे पहले जो तुमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ा वो क्या था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, यस और नो? सर ओके, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? द नेट अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट? ओके, तो ध्यान से सुनना बेटा कि लेफ्ट टू राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल में तुम देखो तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा? न्यूक्लियस के पास आएंगे, तो साइज क्या करेगा? अगर एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा श्रिंक करता जाएगा तो साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा ना, यस और नो? राइट, ये तुम्हारे पास एक एटम का न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, ओके, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, राइट? अगर न्यूक्लियस इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा बेटा तो इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे, राइट? तो साइज क्या करेगा बेटा उसका? न्यूक्लियस का, एटम का साइज क्या करेगा बेटा? छोटा होता जाएगा ना, अगर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो, यस और नो? बेटा पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में जब तुम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या आएगा बेटा? न्यूक्लियस की तरफ आएगा, तो साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ध्यान से सुनना, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। स्टेटमेंट और लॉजिक दोनों क्लियर है? ओके, तो तुम इनके लिए बेटा एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताना, जिस सेकंड पीरियड के एलिमेंट होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन गैस, ठीक है? तो एक पीरियड के एलिमेंट है बेटा, तो बताओ पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो बताओ क्या ऑर्डर हो जाएगा? इनके साइज का ऑर्डर क्या जाएगा? क्लियर है? ओके, सेकंड पीरियड के एलिमेंट बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, बताओ क्या आएगा इनके साइज का ऑर्डर? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करेगा बेटा? साइज डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो अगर एक ग्रुप में अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं ना बेटा, ठीक है, एक ग्रुप में अगर तुम टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो सिंपली बेटा एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इन जनरल एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। क्यों बेटा? क्योंकि इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ जाते हैं। बोल सकते हो वाली चीज तुम, हाँ है ना? अरे टॉप टू बॉटम जा रहे हो, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ज्यादा ऑर्बिट्स, राइट? तो दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा तुम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस इन जनरल इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ जाती है एटम्स के अंदर, या फिर तुम बोल सकते हो साइज ऑफ वैलेंस शेल इंक्रीज हो जाता है। कैसे? अभी एक्सप्लेन करता हूं बेटा। जैसे अपन एल्कली मेटल्स की बात करें बेटा, तो टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा बेटा? ठीक, तो अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओगे बेटा तो एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ जाएंगे। पता है बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? वैलेंस शेल 1s2 2s1, इसका क्या हो जाएगा बेटा? 3s1, इसका क्या हो जाएगा बेटा? 4s1, इसका क्या हो जाएगा? 5s1, इसका क्या हो जाएगा बेटा? 6s1, है ना? तुम देख रहे हो बेटा तो कि एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो सेम रहता है, बस तुम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को 1 से इंक्रीज करते जाते हो, है ना? इसके लिए हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6, मतलब 6 सेल का s ऑर्बिटल। बेटा तुम्हें पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज और एनर्जी दोनों बताता है। हायर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हायर इज द साइज ऑफ ऑर्बिटल, राइट? समझ सकते हो सीधा सीधा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी बताता है, तो 5s से बड़ा होगा कि नहीं होगा 6s? हाँ या ना? यस और नो? तो सिंपली देखो बेटा एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या रहेगा? टॉप टू बॉटम जाने पे एटम का साइज बढ़ जाता है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ जाते हैं, या फिर तुम ये बोल सकते हो क्या बेटा? साइज ऑफ वैलेंस शेल इंक्रीज होता जाता है। एक में 2s है, दूसरे में 3s, फिर 4s, फिर 5s, साइज ऑफ वैलेंस शेल इंक्रीज होता जाएगा, है ना? सुनना ध्यान से, जेड इफेक्टिव लॉजिक मत दे देना क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में क्या आता है बेटा? ऑलमोस्ट सिमिलर। तो
जेड इफेक्टिव वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रीजन सिर्फ पीरियड में देना कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम हो रहा है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। लॉजिक क्या दोगे बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स बढ़ती जाती है या फिर साइज ऑफ वैलेंस शेल इंक्रीज होता जाता है। क्लियर है? ओके, तो तुम सबकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या हो जाएगा बेटा, साइज का ऑर्डर टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगा, राइट। अगर अपन ऑक्सीजन फैमिली की बात करें बेटा तो क्या ऑर्डर हो जाएगा बेटा, टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? क्या एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक वेरिएशन बता सकते हो बेटा? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस कम, क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे, एक ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइज ऑफ वैलेंस शेल बढ़ जाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? ओके, नाउ एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शन भी तो आएंगे ना कुछ, उनके बिना तो काम नहीं चलेगा। ओके, लेकिन जितने भी एक्सेप्शंस आएंगे ना बेटा उन सबके लॉजिक एग्जिस्ट करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है, उनकी बात करें अपन। हाँ, तो चलो बेटा एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं अपन। एक बात सुनना बेटा ध्यान से, मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं कि जो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शेल्डिंग वीक होती है, मतलब वो न्यूक्लियस को अच्छे से शिल्ड नहीं कर पाते। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेटा? अरे जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शिल्डिंग कांस्टेंट, राइट? याद है तुमको यार, इक्वेशन क्या था अपना कि जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू द जेड माइनस सिग्मा, राइट? अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अच्छे से शिल्ड नहीं कर रहे तो शिल्डिंग कांस्टेंट कम है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा। हाँ या ना, यस और नो? हाँ सर। क्लियर है सबको? ओके, अब तुम एक बात सुनना बेटा ध्यान से, अगर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग वीक क्यों होती है? तुम्हें पता है बेटा डी इलेक्ट्रॉन कहां से स्टार्ट होते हैं? फर्स्ट सेल में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, सेकंड सेल में एस एंड पी ऑर्बिटल, थर्ड सेल में एस पी एंड डी, राइट? फोर्थ सेल में 4s 4p 4d एंड 4f, राइट? डी ना बेटा 3 से स्टार्ट होता है, थर्ड सेल से जाके डी ऑर्बिटल की स्टार्टिंग होती है, डी इलेक्ट्रॉन की स्टार्टिंग होती है, और फोर्थ सेल से जाके एफ इलेक्ट्रॉन की स्टार्टिंग होती है, राइट? हाँ या ना, समझ रहे हो ना बेटा? मतलब देखो बेटा इनको ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरो तो 2 2, ये देखो बेटा ये 6, ये 2 और ये 6, राइट? उसमें 4s भी तुम्हें पता है बेटा डी से पहले बढ़ता है, उसके बाद 3d आता है, तो अरे देखो बेटा कितने हुए 10 और ये तुम्हारे पास 18, राइट? मतलब 20 के बाद में 20 एलिमेंट्स 20 इलेक्ट्रॉन्स के बाद में डी की फिलिंग स्टार्ट होती है, राइट? मतलब कि ये न्यूक्लियस और डी इलेक्ट्रॉन से पहले बेटा 20 इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे, उसके बाद किसकी फिलिंग स्टार्ट होगी बेटा, डी की। तो बेटा डी वालों को तो खुद पे बाहर की तरफ रिपेल्शन लगेगा, जो न्यूक्लियस देखो बेटा एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है, ठीक है? तो क्या करें, खुद तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल करेंगे, हाँ या ना? उसके बाद फिर 2s वाले आएंगे, फिर 2p वाले आएंगे, डी वाले तो बाहर की तरफ रहते हैं खुद, तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है वो खुद तो न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं और इस वाले इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ रिपल्सन लगाएंगे, मतलब इनकी वजह से अट्रैक्शन में काफी कमी आ रही है, राइट? ये न्यूक्लियस को ज्यादा कवर कर रहे हैं, न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड कर रहे हैं, जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे उन पे तो खुद पे अंदर वालों का रिपल्सन आएगा, क्या वो न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड कर पाएंगे? नहीं ना, यस और? तो क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा कि डी वाले 3 से स्टार्ट होते, एफ वाले बेटा एफ की शील्डिंग तो डी से भी वीक होगी, एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग तो एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग तो डी इलेक्ट्रॉन से वीक होगी ना, वो तो उनके भी बाद में आते हैं बेटा, राइट? तो उन पे तो खुद पे बाहर की तरफ रिपल्सन लग रहा होगा, हाँ या ना? तो ध्यान से सुनना बेटा, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग वीक होती है, मतलब वो न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते, वो न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड नहीं करेंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, ज्यादा। जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हाई। क्लियर है? क्या तुम्हें ये पॉइंट समझ में आया कि बेटा डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग वीक होती है, हाँ डी सर। एंड एफ इलेक्ट्रॉन की वीक शील्डिंग, और शील्डिंग इफेक्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को शील्ड कर देते हैं
जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के नेट अट्रैक्शन में कमी आ जाती है, राइट? है ना? समझ में आई बात? तो बेटा डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग वीक होती है, इसका यूज करके मैं तुम्हें कुछ एक्सेप्शन एक्सप्लेन करूंगा। बात करें? ओके, एफ इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग डी वालों से भी वीक होगी, याद रखना। एफ इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग तो डी से भी वीक होगी, मतलब उसके केस में जेड इफेक्टिव और ज्यादा आएगा। समझ आई बात? ओके, तो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन बेटा जो हमेशा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बोरोन फैमिली। ये तुम्हारे पास बोरोन फैमिली। एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था बेटा? एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ साइज या एटॉमिक रेडियस क्या आएगा बेटा, बताओ? क्या ऑर्डर आना चाहिए टॉप टू बॉटम जाने पे? क्या करना चाहिए बेटा? साइज इंक्रीज करना चाहिए। ओके, मैं तुम्हें बताता हूं साइज ऑर्डर कैसा आता है बेटा। बोरोन से बड़ा होता है एल्यूमिनियम, ठीक है? एल्यूमिनियम का और गैलियम का ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है? और उससे बड़ा होता है बेटा कौन? फिर आता है थेलियम और फिर आता है इंडेनियम। तो देखा बेटा कि एल्यूमिनियम और गैलियम में किसका साइज ज्यादा होना चाहिए था बेटा? गैलियम का ज्यादा होना चाहिए था, एल्यूमिनियम का थोड़ा ज्यादा, या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हो तुम लोग, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है इसका, ठीक है? और बेटा यहाँ पे इंडेनियम और थेलियम जो लास्ट में आ रहा है, थेलियम का ज्यादा होना चाहिए था, बट किसका ज्यादा होता है बेटा? इंडेनियम का। बात करें आईएन का कम हो जाए थेलियम से, क्यों? बात करें, हाँ है ना बेटा? बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे, आएगा वैलेंस शेल 2s2 2p1, इसका आएगा बेटा 3s2 3p1। गैलियम का कितना आएगा बेटा तुम्हारे पास? 4s2 4p1, और इसका पहले क्या देंगे बेटा? 3d10, डी पूरा भर गया बेटा। अरे 4s से पहले डी आता ना 3d, तो 3d10 4s2 4p1। यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे होता है 4d10, ये हो जाएगा 5s2 5p1, इसका होता है बेटा 6s2 6p1। इसके पहले आता है बेटा तुम्हारे पास, यहाँ पे आता है 4d10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आता है बेटा 4f14 5d10 और 6s2 6p1। हाँ या ना? सुनिएगा ध्यान से बेटा, इलेक्ट्रॉनिक एल्यूमिनियम का है 3s2 3p1, गैलियम का वैलेंस शेल क्या आएगा बेटा? 4s2 4, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो सेम रहता है, लेकिन बेटा 4s से पहले 10d इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट? ओके, बेरियम बेरोन से साइज था एल्यूमिनियम का, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से भी ज्यादा होना चाहिए था कि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर रह गया, इंक्रीज नहीं हुआ। समझाऊं बेटा क्यों? बेटा देखो गैलियम में 10d इलेक्ट्रॉन आए 4s2 4p1 से पहले, डी इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग कैसी होती है? डी इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग वीक, ठीक है? वीक शिल्डिंग बेटा, ओके? अगर शिल्डिंग वीक तो जेड इफेक्टिव, अगर अच्छे से शिल्ड नहीं करेंगे इसको तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है साइज क्या करता है? डिक्रीज, है ना? तो ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे 10d इलेक्ट्रॉन्स आगे डी इलेक्ट्रॉन की वीक शिल्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो साइज बढ़ना चाहिए था, बट अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से बढ़ नहीं पाया, ऑलमोस्ट सिमिलर रह गया। हाँ या ना? फिर यहाँ पे क्या हुआ बेटा? यहाँ पे देख रहे हो बेटा, इंडेनियम और थेलियम में थेलियम का ज्यादा होना चाहिए था, बट इंडेनियम का ही हल्का सा ज्यादा आ जाता है। क्यों बेटा? इसका देखो बेटा, तुम बोलोगे सर यहाँ तो डी इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो खुद में डी है, 4d10 5s2 5p1, इसका क्या है बेटा? सर 4f आएगा, 5d10 क्या बेटा? 6s2 f आएगा ना सर ठीक है थेलियम में। बेटा। यहाँ पे देखो, अरे 10d इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास है, इसके पास 14f इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और 14f आ गए, मतलब क्या आ गया बेटा? लेंथेनाइड्स। अरे 4f1 to 14 58 to 71 क्या होते हैं? लेंथेनाइड्स। 5f1 to 14 90 to 103 एक्टिनाइड्स, ठीक है? तो ध्यान से सुनना बेटा, थेलियम का साइज ज्यादा होना चाहिए था, बट नहीं हुआ, कम हो गया। क्यों?
बेटा 4f इलेक्ट्रॉन्स, f इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग तो बहुत ही पुअर, बहुत ही वीक शिल्डिंग। तो अगर पुअर शिल्डिंग है तो z इफेक्टिव ज्यादा तो साइज कम, हाँ या ना? ठीक है, तो ये तो तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर था। एक्चुअल ऑर्डर कैसे है बेटा? बोरॉन कैसे बड़ा होगा? एल्यूमिनियम, ये ऑलमोस्ट इक्वल गैलियम, फिर क्या बेटा इसके बाद कौन आएगा? थेलियम, और उससे बड़ा क्या बेटा? इंडियम। ये तुम्हारे पास एक्चुअल ऑर्डर होगा। बोरॉन फैमिली के जो दो एक्सेप्शन थे, क्या वो तुम्हें समझ में आए? ये जो एक्चुअल ऑर्डर है ये तुम्हें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक्सपेक्टेड ऑर्डर नहीं आया, ये एक्सेप्शनल ऑर्डर आया, क्या उसके लॉजिक समझ में आए? हाँ या ना? हाँ सर। ओके ओके, तुम्हें ये समझ में आया ना कि डी एंड वीक इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग वीक की होती है। ओके, तुम बेटा इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि डी और एफ इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग वीक कैसे होती है। देखो बेटा, ये न्यूक्लियस, ये डिफरेंट एनर्जी सेल्स, ठीक है बेटा। तो मैंने शिल्डिंग कांस्टेंट सिग्मा निकालना सिखाया था ना। ओके, जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, जो जिसका लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.35, फिर 0.85, फिर अंदर वालों का सबका कितना लेते हैं बेटा? 1, याद है? मतलब अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका शिल्डिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है, राइट? अरे अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 1 लेते हैं, बाहर की तरफ जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना लेते हैं? 0.35। मतलब कि न्यूक्लियस से जो दूर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी शिल्डिंग वीक होती है। हर एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.3, याद है? डी और एफ तो बाहर की तरफ ही आते हैं। समझ में आया आप कैसे कि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कम तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। क्लियर है? सर DNF का सर अलग था ना सर, Z हाँ, इफेक्टिव। तो डी एंड एफ वालों के लिए कितना होगा? बाहर की तरफ आएंगे तो 0.35 की सबका 1, तो अंदर वालों का 1 और डी और एफ वालों का तो 0.35 हो गया ना। हाँ सर। समझ में आया कि एफ इलेक्ट्रॉन की और डी इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग वीक होगी, इस वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। और ये ऑर्डर एक्सपेक्टेड नहीं है, कैसा क्यों आया? हाँ या ना? हाँ या ना? सबको बोरोन फैमिली का एक्सेप्शन समझ में आया? हाँ सर। ओके, अब देखना बेटा, तुम्हारे पास ये नहीं था ये कि तुम्हारे पास यहाँ पे था ना ये थेलियम वाला केस, यहाँ पे क्या था? 4f14 आए थे, तो f इलेक्ट्रॉन की वजह से जो 14f इलेक्ट्रॉन आ गए उनकी वीक शिल्डिंग की वजह से इसका साइज कम रह गया था, राइट? बढ़ना चाहिए था, कम रह गया। ठीक है, ये 14f इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट कौन से? बड़ा लेंथेनाइट, तो इसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं कि थेलियम का साइज जो इंडिनियम से कम हो जाता है ना, इसको अपन क्या भी बोलते हैं बेटा? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। की लेंथेनाइट आ गए जिनकी वीक शिल्डिंग की वजह से साइज कम हुआ है, तो इसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का नाम भी दिया जाता है। क्लियर है? ओके, आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट एक्सेप्शन। ओके, और ये वाला एक्सेप्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, डी ब्लॉक 3D सीरीज बेटा, 3D डी ब्लॉक में बेटा ऐसे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। डी ब्लॉक के वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है वो 3D सीरीज के एलिमेंट, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है वो 4D सीरीज, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है वो 5D सीरीज। तो 3D में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये तुम्हारे पास 3D सीरीज है बेटा। ठीक है, 4D सीरीज, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। ओके, तो बेटा ये तुम्हारे पास, ये तो हो गया तुम्हारे पास पीरियड, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया बेटा? ग्रुप्स। ओके, ये 3D सीरीज हो गया, ये 4D, ये 5D। ओके, तो एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होना चाहिए? एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है। एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है। बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा अलग केस आएगा बेटा। देखो बेटा, यहाँ पे तुमने बोला जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होना चाहिए, हुआ। ठीक है, यहाँ पे बात करो बेटा, तो ये हुआ यहाँ पे। लेकिन जिरकोनियम एंड हाफमोनियम का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर, दिमाग की संख्या। यहाँ पे ऐसा हुआ बेटा
कि तुम 3D से 4D सीरीज में गए, साइज बढ़ा, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है बेटा। हाउ कैन बी पॉसिबल, बताओ। देखो बेटा, ये तुम्हारे पास कौन सा पीरियड, कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3 में कोई दिक्कत नहीं आई, जैसा आना चाहिए वैसे ही आना चाहिए, लेकिन ग्रुप नंबर 4, 5, 6 इनमें दिक्कत आने स्टार्ट हो गई कि 4D से 5D जब जा रहे तो साइज बढ़ना चाहिए था, ऑलमोस्ट सिमिलर रह गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां से दिक्कत स्टार्ट हुई है, जबकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बस यहीं से दिक्कत स्टार्ट हुई है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बताऊं तुम्हारे पास बेटा, एक्टिनम के बाद में जो एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पे भी सेम दिक्कत आती है बेटा, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर, इनका भी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसका तो बड़ा होता है लेकिन यहाँ के बाद साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। बात करें यहाँ पे दिक्कत आई बेटा, दिक्कत कहाँ पे आई है, अरे दिक्कत यहाँ के बाद आने स्टार्ट हुई है। यहाँ पे तुम्हें पता है कितना होता है बेटा, 57 के बाद डायरेक्ट 72, बीच में 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 4f वाले, ठीक है, यहाँ पे बीच में 14 एलिमेंट्स 5f वाले, हाँ या ना। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा बेटा, तुम्हें पता है, इसका होगा 3d1, इसका होगा बेटा 4d1, इसका होगा बेटा 5d1, इसका होगा बेटा 3d2, इसका होगा 4d2, इसका होगा 5d2, लेकिन 5d2 से पहले क्या है बेटा, 4f14 5d2, तो पहले 14f ब्लॉक एलिमेंट, इसका क्या होगा 4f14 5d3, तो पहले 14f ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए ना बेटा, कौन से, लेंथेनाइड्स वाले। तो बेटा द रेडियस ऑफ 3d सीरीज, ये रेडियस ऑफ 4d सीरीज, ये रेडियस ऑफ 5d सीरीज, तो 3d से बड़ा होगा 4d का, लेकिन 4d और 5d का रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर। लॉजिक क्या दोगे बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, समझ में आया, 4d 5d और 6d का रेडियस भी सेम रहेगा, लॉजिक क्या दोगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, आया ना। लेकिन ध्यान रहे बेटा, क्या यहाँ पे भी ऐसा हुआ क्या ये ट्री और लेंथेनम का साइज सेम रहेगा, नहीं बेटा, ध्यान रहे, ग्रुप 3 में रेगुलर ऑर्डर आएगा, लेंथेनम के बाद में आता है 14f ब्लॉक एलिमेंट, तो हाफमोनियम से पहले और लेंथेनम के बाद में 14f ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो ग्रुप 3 में तो सही है, ग्रुप 4 के बाद ये वाली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम हुई क्यों, वो समझ में आया, यहाँ पे 14f ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, f इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग वीक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई, साइज बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा, सेम ही रह गया। नेक्स्ट वाला क्या लॉजिक दोगे बेटा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, 5f1 से 14 वाले एक्टिनाइड्स आ गए, क्लियर है, हाँ या ना। इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट बेटा, तो क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा ये लॉजिक कि 3D 4D 5D सीरीज में पीरियड नंबर ग्रुप नंबर 3 में सब सेम रहता है, टू टू बॉटम बढ़ता है, लेकिन 4 से आगे क्या रहता है बेटा, 3D से 4D बढ़ेगा, 4D से 5D ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि लेंथेनम के बाद में वहां पे बीच में 14f ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, नोट्स दिख रहे बेटा तुम लोगों को, ठीक है, तो नोट्स भी तुम पूरे रिवीजन करके आओगे, ठीक है, यहां से लेके यहाँ तक। एटॉमिक रेडियस कहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से, ठीक है, तो यहां से पूरे कंप्लीट नोट्स रिवीजन करके आने तुम लोगों को। एटॉमिक रेडियस आज अपन ने कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट क्लास में अपन आयनिक रेडियस डिस्कस करेंगे और आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। हेलो सर। तो बेटा बोलना, सर एक और एक्सेप्शन था ना सर, वो कब करेंगे? अभी करवाता हूँ मैं ये वाला, ठीक है। देखो बेटा, ये डी ब्लॉक की 3D सीरीज है, ठीक है, 3D सीरीज है, एक पीरियड में अपन बेटा ये देखो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, ठीक है, इसका होता है 30, तो तुम्हारे पास 21 से लेकर तुम 30 तक गए, ठीक है। तो देखो बेटा, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या करता है बेटा, कम करना चाहिए, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, राइट, ओके। अरे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर अपन जाएंगे ना बेटा,
अगर पीरियोडिक टेबल में अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो साइज क्या करना चाहिए बेटा? डिक्रीज। डिक्रीज करना चाहिए, राइट, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, अगर इस 3D सीरीज की बात करें ना बेटा, तो देखो इस कैंडियम से मैग्नीज तक जेड इफेक्टिव डिक्रीज होना चाहिए था, डिक्रीज ही हुआ। ठीक है, साइज डिक्रीज होना चाहिए था, साइज डिक्रीज हुआ। और तुम तो यही बोलोगे ना कि सर स्कैंडियम से लेके जिंक तक साइज डिक्रीज ही होना चाहिए अपने पास, है ना? ठीक है, तो यहां तक मैग्नीज 3 के मिडिल तक डिक्रीज हुआ, फिर ऑलमोस्ट सिमिलर रहा। ठीक है, और कॉपर से जिंक तो हल्का सा इंक्रीज हो गया। ये कैसे हो सकता है? कुछ अलग देखने को मिला ना बेटा, कि बाकी सब पीरियड में सर हमने देखा था कि अपने सेकंड पीरियड की बात की, थर्ड पीरियड की बात की, लेफ्ट टू राइट जाने पे सिर्फ डिक्रीज हो रहा था और कोई अलग एक्सेप्शन नहीं था। यहाँ पे सीरीज के मिडिल तक डिक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ बेटा? ऑलमोस्ट सिमिलर, और फिर लास्ट में कॉपर का जिंक का साइज तो कॉपर से थोड़ा ज्यादा होता है बेटा, जिंक का साइज कम होना चाहिए तो ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? बात करें बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, कोई दिक्कत? हाँ या ना? ओके, ध्यान से सुनना बेटा, इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन है 3d1, 3d2, 3d3, इसमें क्या होता है बेटा? 3d5 हो जाता है, इसमें भी 3d5 रहता है, 4s1 3d5 होता है, पता है ना इसका? 4s1 5, इसका होता है 4s2 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 और ये 3d10। हाँ या ना? ओके, बिल्कुल तुम्हारी बात सही है बेटा कि लेफ्ट टू राइट आने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट आने पे बढ़ रहा है। ठीक है, तुम्हें पता है बेटा कि इनमें दिक्कत क्या है इन एलिमेंट्स में? बताओ बेटा, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है? वैलेंस सेल में, पेनल्टीमेट सेल में? वैलेंस शेल। फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। वैलेंस शेल में जाता है ना। चांटे मारूंगा, डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन ना पेंटीमेट सेल में एंटर करता है। देखो बेटा, इसका है 4s2 3d1, इसका 4s2 3d2, 3d में जा रहा है। कौन से सेल का ऑर्बिटल है बेटा? ये पेनल्टीमेट सेल का। ठीक है, ये तुम्हारे पास 4s है, ये 3d है, राइट? क्लियर है? लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ता है जेड इफेक्टिव। लेकिन देखना बेटा, स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डी में, इसमें नहीं जाएगा, अंदर वाले में जाएगा, राइट? पता है ना कि डी में इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में अपकमिंग इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में नहीं, पेनल्टीमेट सेल के डी में एंटर करता है। हाँ है ना? टाइटेनियम में डी में 2 हो जाएंगे, वेरेडियम में डी में 3 हो जाएंगे, क्रोमियम में डी में 4, मैग्नीज में 5, और वैलेंस सेल में कितने पड़े हुए बेटा? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, मान लिया। लेकिन बेटा लेफ्ट टू राइट जब तुम जा रहे हो तो अपकमिंग, जब तुम मेंबर टू मेंबर मूव कर रहे हो ना बेटा, तो पेनल्टीमेट सेल के डी में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? हाँ या ना? ये जो अंदर वाले डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ये बाहर वाले 4s को क्या करेंगे बेटा? बाहर की तरफ रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? सेल्डिंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे सेल्डिंग कांस्टेंट सिग्मा, मतलब सेल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रिपल्सन बढ़ेगा होता है बेटा, बढ़ेगा ना? तो देखा बेटा कि इधर आने पे जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है और सेल्डिंग भी बढ़ रहा है। यहां तक बेटा देखो बेटा, धीरे धीरे डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि बात 6 हो गए, फिर 7 8, इसमें तो डी में 10 हो गए, मतलब ये डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे सेल्डिंग बढ़ रहा है ना? मैग्नीज तक बेटा जेड इफेक्टिव ना, अरे डी में मैग्नीज तक, डी में 5 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम थे, राइट? तो रिपल्सन कम था, तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था, कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था। देखो बेटा धीरे धीरे अट्रैक्शन, पहले क्या स्टार्टिंग में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे अंदर से रिपल्सन लगना स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन पे, रिपल्सन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो स्टार्टिंग में अट्रैक्शन ज्यादा था तो साइज कम हो रहा था, फिर क्या हो गया बेटा? अट्रैक्शन और रिपल्सन एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, साइज सिमिलर रह गया, और जब रिपल्सन बढ़ गया तो साइज हल्का सा इंक्रीज कर गया। समझ में आया ना क्यों? अरे बेटा देखना, जिंक में डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एस वालों पे बार की तरफ हाई रिपल्सन आएगा तो साइज में इंक्रीज हो जाएगा। क्या तुम समझ पा रहे हो बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन याद करो, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू दैट डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल। ये वैलेंस सेल का एच जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं,
कि जब अंदर जा रहे तो बाहर वाले 4s को बाहर की तरफ रिपेल करेंगे। रिपल्सन मतलब शेल्डिंग इफेक्ट, राइट? शेल्डिंग कौन से सिग्मा बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम। स्टार्टिंग में बेटा डी में इलेक्ट्रॉन कम है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें दो इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्सन कम आएगा इस पे। तो रिपल्सन कम तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा इधर आने पे, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा था। अरे रिपल्सन भी बढ़ रहा था, अट्रैक्शन ज्यादा था, तो शायद साइज डिक्रीज हुआ। उसके बाद डी में 5 जैसे 6 7 हुए, रिपल्सन भी सिग्निफिकेंट हो गया, तो साइज इंक्रीज करना बंद हो गया। लास्ट में रिपल्सन हल्का ज्यादा हो गया, साइज बढ़ गया। कितने बच्चों को ये समझ में आया? क्लियर है बेटा? यस और नो?